पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, कुछ नहीं छोड़ेंगे और अच्छे से समझेंगे डॉक्टर सुष्मित मुखर्जी के साथ। तो चलिए वेलकम टू बायोस्फीयर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है डॉक्टर सुष्मित मुखर्जी और हम कर रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन प्रिपरेशन। चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11 के बुक से हमने स्टार्ट किया था। आगे के वीडियो में चैप्टर शुरू हो गया था। अब देखते हैं इस क्लास में कौन सा वाला पोर्शन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या बोला है पहले देखिए। द 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड that divides the kingdom Monera into 2 domains। तो यहाँ पे 3 डोमेन सिस्टम के बारे में बताया गया है। हम तो पहले से जान चुके हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, तो ये डोमेन बीच में से कहाँ से आ गया। तो जानना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन सिस्टम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी रुका नहीं है, अभी भी रिसर्च चल रहा है, आगे जाके और भी डेवलपमेंट आने वाले हैं। लेकिन एनसीईआरटी के बुक में कहाँ तक दिया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ 3 डोमेन क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में भी थोड़ा सा कहा गया है इन 3-3.5 लाइनों में। तो यहीं तक बस हमें याद रखना है। तो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन में क्या है वो देखते हैं। द 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन। तो यहाँ पे 3 डोमेन में ये याद रखना है कि मोनेरा जो है ये फर्स्ट किंगडम है, इसको 2 अलग अलग डोमेन में डिवाइड किया गया। मतलब सारे जो बैक्टीरिया हैं मोनेरा के किंगडम के अंदर, जो भी मेंबर्स है सारे यूनिसेलुलर है, सारे प्रोकैरियोटिक है और सारे बैक्टीरिया है। तो इन बैक्टीरिया को 2 अलग अलग क्लासों में, 2 अलग अलग डोमेन में डिवाइड किया गया है। उन डोमेनों के नाम देखेंगे। लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन 3rd डोमेन। तो 3 टोटल डोमेन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। 3 डोमेन्स है। इन 3 डोमेनों में से नंबर 1 क्या है, आर्की। नंबर 2 क्या है, यू बैक्टीरिया। और नंबर 3 क्या है, यूकैरिया। ये फर्स्ट 2 जो डोमेन है, डोमेन 1 एंड 2, ये डोमेन मिला के बनते हैं मोनेरा। तो मोनेरा को ही डिवाइड करके ये 2 अलग अलग डोमेन बनाया गया है। क्यों बनाया गया, रीजन है बिल्कुल। और बाकी कितने किंगडम थे मोनेरा छोड़ के, और 4 किंगडम थे। वो 4 किंगडम यूकैरिया के अंडर में आएंगे। यूकैरिया मतलब यूकैरियोटिक सेल से जो ऑर्गेनिजम्स बने हैं, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को ये 3rd डोमेन जो यूकैरिया वाला डोमेन है इसमें डाला गया है। तो इसमें कौन सा किंगडम आएगा, प्रोटिस्टा आएगा, फंगी आएगा, और क्या आएगा, प्लांटी आएगा, और एनिमलिया आएगा। तो ये हो गया हमारा 3rd डोमेन। 3rd डोमेन में टोटल कितने किंगडम आए, 4 किंगडम आए, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया। और फर्स्ट डोमेन क्या था, आर्की बैक्टीरिया का डोमेन है, आर्किया बोला जाता है। और सेकंड वाला यू बैक्टीरिया का डोमेन है। मतलब मोनेरा को डिवाइड करके 2 अलग डोमेन बना दिया, 2 डोमेन वहां से मिला, और बाकी सारों को मिला के एक 3rd डोमेन बना दिया गया, जो सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है। आगे देखते हैं। लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द 3rd डोमेन। तो 3rd डोमेन में सारे जो यूकैरियोटिक किंगडम है इन सारों को डाल दिया। अब काउंट करके देखिए, यहाँ पे 4 आ गया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया। टोटल काउंट करके 4 आते हैं, 4 किंगडम आते हैं। और ये 2 को भी अगर किंगडम के हिसाब से देखें तो आर्की 1 हो गया, 5th वाला, 6th वाला। तो टोटल कितना किंगडम हुआ, 6 किंगडम आ गया। टोटल 6 किंगडम आ गया। तो इसको बोला जाता है कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है या 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। इन दोनों नामों से ही ये जाना जाता है। बस यहीं तक आपको जानना है। नीट के एग्जाम के पर्पस के हिसाब से क्लासिफिकेशन यहीं तक दिया हुआ है एनसीईआरटी में। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल एट हायर क्लासेस। तो हायर क्लासेस में इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे बस इतना तक ही जानना है। चलिए आगे देखते हैं। Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influenced the classification system। तो हम इन 5 किंगडमों को मेनली यहाँ पे देखेंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बारीकी से देखेंगे, क्या समझने के लिए। द इश्यूज एंड कंसिडरेशंस दैट इन्फ्लुएंस क्लासिफिकेशन सिस्टम। मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम जो बहुत पहले शुरू हुआ था, कैरोलस लिनस ने जो स्टार्ट किया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और डेवलप करता गया
और भी किंगडम्स ऐड होते गए, तो कौन से इश्यूज को ध्यान में रखते हुए ये बाकी जो डेवलपमेंट हुआ आगे जाके और भी किंगडम्स बने, ये क्यों हुआ, उनके फैक्टर्स को देखेंगे यहाँ पे। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉसेस। यहाँ पे बहुत सारा नाम दिया हुआ है, ध्यान से देखना है कौन सा है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सारी चीजों को प्लांट के अंदर डाल दिया गया था। पहले के जो सिस्टम थे क्लासिफिकेशन के, टू किंगडम मान लीजिए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन जब था तब ये सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट किंगडम में डाला गया था। हालांकि बैक्टीरिया का किंगडम अलग होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी ये दोनों ही मोनेरा के अंडर में आएंगे, फंगी का तो खुद का ही एक अलग किंगडम बाद में बना है, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सारे प्लांट किंगडम में आते हैं। तो ये सारे चीजों को पहले क्या किया गया था, जब इतना सारा किंगडम डेवलप ही नहीं हुआ था, तब सारे ये ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स को किस में डाला गया था, प्लांट्स में डाला गया था। द कैरेक्टर that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells। तो किस चीज को दिमाग में लाते हुए ये सारे चीजों को, ये सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट किंगडम में डाला गया था? सेल वॉल। इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट है, तो सेल वॉल इन सब में प्रेजेंट है, तो चलो एक ही किंगडम में डाल देते हैं। ऐसे करके ये सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लांटी किंगडम में डाल दिया गया था, जो कि ठीक नहीं है क्योंकि ये सारे अलग अलग किंगडम में बिलोंग करते हैं, बाद में देखा जाता है। This placed together groups which widely differed in other characters। यहाँ पे क्या बोला है कि ये सारे जो ग्रुप्स है, ऊपर जो ये सारे इतना सारा ग्रुप्स मेंशन किया है, ये सारे जो ग्रुप्स है इसको टुगेदर मतलब एक साथ एक ही ग्रुप में डाल दिया गया था, जिनके बाकी कैरेक्टर्स, अदर कैरेक्टर्स अलग है। मतलब इनके बाकी कैरेक्टर्स तो बिल्कुल अलग है, फिर भी एक ही किंगडम में डाल दिया था, तो ये गलत था। It brought together the prokaryotic bacteria and the blue green algae cyanobacteria with other groups which were eukaryotic। मतलब प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ले लीजिए या साइनोबैक्टीरिया ले लीजिए, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, ये सारे चीजों को किस में डाल दिया? प्लांट किंगडम में डाल दिया। प्लांट किंगडम के सेल कौन से सेल है? यूकैरियोटिक सेल है, तो ये यूकैरियोटिक के ग्रुप में डाल दिया, जो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ये दो ही प्रोकैरियोटिक है। नॉर्मल वाले कोई भी बैक्टीरिया ले लीजिए या साइनोबैक्टीरिया ले लीजिए, तो उनका सेल प्रोकैरियोटिक है, लेकिन उसको डाल दिया यूकैरियोटिक के ग्रुप में, दैट इज प्लांट किंगडम में, जो गलत था। It also grouped together unicellular organisms and the multicellular ones, say for example Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae। तो ये और एक क्या यहाँ पे झोल था सिस्टम में कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन दोनों को ही डाल दिया एक ही ग्रुप में। जैसे फॉर एग्जांपल क्लामाइडोमोनास, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, स्पाइरोगाइरा ये तो प्लांट किंगडम में ही आते हैं। दे वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी, सारे चीजों को एल्गी में डाल दिया। अब क्लामाइडोमोनास एल्गी में नहीं आता, ये प्रोटिस्टा में आता है। क्लामाइडोमोनास जो ऑर्गेनिज्म है, इसका 2 पॉइंट है, ये यूनिसेलुलर है और ये कौन सी किंगडम में आते हैं? सेकेंड वाले किंगडम में आते हैं, मतलब प्रोटिस्टा है, ये प्रोटिस्टा है। तो इसको डाल दिया था स्पाइरोगाइरा के साथ, जो प्लांट किंगडम में बिलोंग करता है, जो एल्गी के अंडर में आते हैं। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप एंड फंगी एंड द ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स। मतलब ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या मेन डिफरेंस है? ऑटोट्रोपिक मतलब खुद का खाना खुद बनाएगा, हेटेरोट्रॉपिक मतलब दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म को यूज करेगा अपने न्यूट्रिशन के फुलफिलमेंट के लिए, न्यूट्रिशन जुगाड़ करने के लिए। अब तो दोनों बिल्कुल अलग है, लेकिन उन दोनों को एक साथ ही डाल दिया गया था। फंगी जो किंगडम है, फंगी के सारे मेंबर्स हेटेरोट्रॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंगी के सारे मेंबर्स हेटेरोट्रॉपिक है, एक भी ऑटोट्रॉपिक नहीं है, खुद का खाना खुद नहीं बना सकता है, लेकिन उसको प्लांट्स के साथ डाल दिया। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लांट वाला जो लिखा हुआ है, इसके अंदर फंगी भी था, जो हेटेरोट्रॉपिक है उसको प्लांट के साथ डाल दिया एक ही किंगडम में। तो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी डिफरेंशिएट नहीं किया गया था, दोनों में सेल वॉल है, उस हिसाब से एक ही जगह डाल दिया। दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल्स कंपोजिशन। तो इनके वॉल के अगर कंपोजिशन देखें, मतलब वॉल किस चीज से बना हुआ है, कौन सी केमिकल यूज करके इनका वॉल बना है, ये भी अगर देखें तो भी अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट के जो सेल वॉल है, दोनों में ही सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट के जो सेल वॉल है वो सेल वॉल सेल्यूलोज से बना हुआ है। कौन सा केमिकल से बना हुआ है? सेल्यूलोज से बना हुआ है। फंगी का जो सेल वॉल है, फंगी का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना हुआ है।
तो दोनों केमिकल तो बिल्कुल अलग है, ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है, ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है लेकिन अलग अलग कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है लेकिन अलग अलग कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन दोनों के पास सेल वॉल है तो एक ही जगह डाल दिया था, जो कि करेक्ट नहीं है। The fungi had chitin in their walls while the green plants had a cellulosic cell wall. Cellulose से बना हुआ सेल वॉल है ग्रीन प्लांट्स के पास। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom. तो ऐसे बहुत ही डिफरेंट वाले कैरेक्टर फंगी के जो है, ये जब कंसिडरेशन में लाया गया, ये जब ध्यान में लाया गया, तो उनके लिए एक अलग ही किंगडम बनाया गया, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, किंगडम फंगी। और ये किंगडम फंगी किसने बनाया था? ये आर.एच. व्हाइटेकर ने डायरेक्टली प्रपोज किया था। ये वाला किंगडम आर.एच. व्हाइटेकर ने ही बोला था कि फंगी का अलग किंगडम चाहिए, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स काफी हद तक अलग है बाकी ऑर्गेनिज्म से, तो इसीलिए उसका डेडिकेटेड एक किंगडम चाहिए। तो किंगडम फंगी अलग से बना। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। सारे जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स है, सबको मोनेरा में डाला गया। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोट, जितना भी एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो सेल कौन सा है? प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक है। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो कौन से किंगडम में डालेंगे? आप सोच ही सकते हैं, एग्जाम टाइम में तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे ना, थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन अलाउड है, नहीं होना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो एकदम बारीकी से याद रखना है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम में आएंगे? दो ऑप्शन है, मोनेरा में भी आ सकते हैं, प्रोटिस्टा में भी आ सकते हैं, लेकिन उसका नेक्स्ट पॉइंट देखना है कि क्या वो प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है और यूनिसेलुलर है, मतलब एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, तो फर्स्ट किंगडम के मेंबर होंगे, मतलब मोनेरा के अंडर में ही आएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई यहाँ पे अब दूसरा को सोचेंगे ही नहीं। लेकिन अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है, तो एकदम आंख बंद करके ये सेकंड वाला किंगडम में जाएगा, मतलब प्रोटिस्टन है ये प्रोटिस्टा किंगडम में बिलोंग करता है। तो ये फर्स्ट और सेकंड किंगडम का सबसे मेन कंफ्यूजन का एरिया है कि दोनों ही यूनिसेलुलर है, लेकिन एक प्रोकैरियोटिक सेल है और दूसरा यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होगा तो मोनेरा होगा, और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होगा तो प्रोटिस्टा होगा, सेकंड वाला किंगडम होगा। तो ये एकदम पक्का से ध्यान में रखना है और आज के बाद गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो याद हो ही गया ये पॉइंट। आगे देखते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। चलो प्रोटिस्टा में डाल दिए हैं यूनिसेलुलर जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। किंगडम प्रोटिस्टा हैड ब्रॉट टुगेदर क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला। ये दोनों को पहले कहाँ डाला गया था? एल्गी में डाला गया था, मतलब प्लांट किंगडम में डाला गया था। अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर डाला गया था, लेकिन ये क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला, ये सारे प्रोटिस्टा सेकेंड किंगडम में आते हैं, क्योंकि ये सारे यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं, लेकिन सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। विथ पैरामीशियम एंड एमीबा, ये पैरामीशियम एमीबा ये तो प्रोटिस्टा के ही मेंबर्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम, चलो इसको पहले एनिमल किंगडम में डाल दिया था, क्योंकि दो ही किंगडम है ना। अब पैरामीशियम और एमीबा ज्यादा एनिमल लाइक है, मतलब इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो चलो इसको एनिमल सेल में डाल देते हैं, एनिमल किंगडम में डाल देते हैं, यही किया था। लेकिन ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं, तो इनके एक डेडिकेटेड किंगडम चाहिए, प्रोटिस्टा में डाला गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच लैक सेल वॉल, तो दोनों के पास सेल वॉल नहीं है, पैरामीशियम और एमीबा के पास। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच इन अर्लियर क्लासिफिकेशंस आर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। तो डिफरेंट किंगडम्स, इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच इन अर्लियर क्लासिफिकेशंस वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। तो अलग अलग किंगडम में, ये लाइन देखिए कितना कंफ्यूजिंग है, एनसीईआरटी का लाइन बड़ा बेहतरीन लाइंस है, अब देखेंगे तो और भी पता चलेगा। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच इन अर्लियर क्लासिफिकेशंस वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स, मतलब एक साथ लाया गया, लग रहा है, लाइन पढ़ के लग रहा है, फर्स्ट चांस में हम एक बार में पढ़ेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्या लग सकता है मैं वो भी बता दूं आपको। लग रहा है कि पहले जो अलग अलग किंगडम्स में थे उसको सेम किंगडम में डाला गया है, पुट टुगेदर एक साथ डाला गया, नहीं, बिल्कुल नहीं है। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन, पहले के क्लासिफिकेशन में जो ऑर्गेनिज्म को पुट टुगेदर किया गया था, मतलब एक ही किंगडम में डाला गया था, एक ही जैसे प्लांटी और एनिमल किंगडम में डाला गया था, उन सारे जो ऑर्गेनिजम्स है उनको अलग अलग डिफरेंट किंगडम्स में डाला गया है जब ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जब आ गया, तो ये समझना है। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज,
ऐसा कैसे हो गया अचानक से? क्योंकि क्लासिफिकेशन करने के जो क्राइटेरिया थे, जो फैक्टर्स थे, जिन फैक्टर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा था, वो सारे फैक्टर्स चेंज होने लगे, अपग्रेड होने लगे और एडवांस होने लगे। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू, मतलब आगे जाके ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। क्लासिफिकेशन के प्रोसेस, कोई भी रिसर्च के प्रोसेस कभी बंद नहीं होता है, वो चलता ही रहता है। हालांकि आप लोग बाद में जब पता चलेगा तब तो बहुत टाइम हो चुका होगा आपका, लगभग तब एमबीबीएस भी खत्म हो जाएगा, तब जाके आपको पता चलेगा चलो हम लोग तो वो पढ़े थे लेकिन अभी तो मार्केट में ये चल रहा है। तो रिसर्च कभी बंद नहीं होता, एडवांसमेंट होते ही रहते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि आपके टाइम में जो सिलेबस में है आपको वहीं तक याद रखने हैं और एकदम परफेक्टली याद रखना है। तो फ्यूचर में भी ये रिसर्च चलते रहेंगे, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम और भी डेवलप करता रहेगा, चेंजेस आते रहेंगे और भी इम्प्रूव करता रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हम लोग जितना जितना और समझते जाएंगे, समझना जितना और इम्प्रूव करेगा उतना ही चेंजेस लाता जाएगा। किस चीज का समझ? कैरेक्टर्स को, ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को और ज्यादा डिटेल में जितना समझेंगे और उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब वही डीएनए वाले जो सिमिलैरिटी है। कोई एक नया ऑर्गेनिज्म मार्केट में आया है, उसका डीएनए हम लोग निकालेंगे, डीएनए को सीक्वेंस करेंगे और डीएनए का जो सीक्वेंस है उसको मैच करेंगे हर किंगडम के हर मेंबर के साथ, जिसके साथ ज्यादा मैच होगा वही किंगडम में वो जाएगा। ये वाले जो सिस्टम है ये जितना ज्यादा इवॉल्व करेगा, जितना ज्यादा एडवांस करेगा क्लासिफिकेशन सिस्टम, उतना ही आगे जाके भी चेंज होने का ऑप्शन रहेगा। ओवर टाइम an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, तो ओवर टाइम मतलब आगे जाके और भी आगे जाके क्या होगा कि और भी अटेम्प्ट्स होंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम को और बेहतरीन बनाने के लिए, और अपग्रेडेड बनाने के लिए, और एक्यूरेट बनाने के लिए, और अच्छा बनाने के लिए। क्या कैसे होगा? इवॉल्व तो करेगा, मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम, ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम आएगा, अभी भी है, हालांकि अभी भी है लेकिन सिलेबस में नहीं है, आ ही गया है। तो ऐसा सिस्टम इवॉल्व करेगा जो सिर्फ मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर के स्ट्रक्चर के ऊपर प्रायोरिटी नहीं देगा, सिर्फ फिजियोलॉजी मतलब सिर्फ फंक्शन पे ध्यान नहीं देगा, ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस पे ध्यान नहीं देगा, एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज मतलब कैसे रिप्रोडक्शन करता है सिर्फ इसी का भी सिमिलैरिटी नहीं ढूंढेगा, इससे भी आगे जाएगा, बट इज ऑल्सो फाइलोजेनेटिक मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखते हुए और भी इवॉल्व वाले सिस्टम और भी एडवांस वाले सिस्टम आएंगे, आ भी चुके हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ही आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग कैरेक्टर्स यूज किया गया है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, उसमें एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी है। तो ये काफी एडवांस वाले सिस्टम है क्लासिफिकेशन करने के लिए जो पहले नहीं था। इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो फाइलोजेनेटिक मतलब क्या है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशन में कौन किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व किया है इसको फाइंड आउट करते हैं डीएनए के बेसिस पे, इसको एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। तो इन सारे चीजों को अभी के टाइम में यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन को सही तरीके से करने के लिए। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि नीट एस्पिरेंट्स को बहुत ही हेल्प होने वाला है अगर ये चैनल को रेगुलरली फॉलो करता रहे, हर वीडियो को फॉलो करता रहे, ताकि एनसीईआरटी एकदम बारीकी से लाइन बाय लाइन सही तरीके से प्रिपेयर भी कर पाए और याद भी कर पाए। उससे क्या होगा, नीट में 360 आउट ऑफ 360 के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।